इस प्रॉपर आ रही है, पूरी तरीके से आ रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर है 7। चैप्टर का नेम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। मैंने सभी टॉपिक्स को पहले रेक्टिफाई करा है कि हर एक टॉपिक में इंडिविजुअली कितने कितने पार्ट्स को कवर किया जा रहा है। जैसे टॉपिक नंबर 1 देखोगे तो टॉपिक नंबर 1 में क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन आवाज नहीं आ रही है। नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ ठीक है, हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। उन 7 टॉपिक्स के अंदर भी और टॉपिक्स हैं, तो हम उसको एक एक करके टॉपिक्स को देखेंगे कौन सा है। जैसे पहला टॉपिक है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन कॉम्पोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो पहला है आपका क्या, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखने हैं। जैसे इसमें फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट बताए हैं, 4। स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ के अंदर हमने 5 टॉपिक देखे थे, स्पीड में हमने 5 टॉपिक देखे थे, इंड्योरेंस में 5 टॉपिक देखे थे, फ्लेक्सिबिलिटी में 5 टॉपिक देखे थे। टॉपिक नंबर 2 है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। आगे इफेक्ट ही देखेंगे हम सारी एक्सरसाइजेस की। अब हम एक्सरसाइज देखनी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम 2 तरीके के लेवल्स को देखते हैं। पहला है हमारा इमीडिएट और दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म। इमीडिएट के अंदर 3 टॉपिक हैं और लॉन्ग टर्म वाले में 5 टॉपिक लगे हुए हैं। फिर है हमारा थर्ड टॉपिक मस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारा एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी 2 तरीके के टाइप्स हैं, इमीडिएट है और लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट के अंदर 5 टॉपिक है, लॉन्ग टर्म के अंदर 3 टॉपिक हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4 टॉपिक जिसके अंदर हम देखेंगे एजिंग। एजिंग क्या होता है उसका मीनिंग देखेंगे और एज की वजह से होने वाले चेंजेस किसी की भी बॉडी में वो क्या क्या हो सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5th टॉपिक स्पोर्ट्स की इंजरीज। स्पोर्ट्स की इंजरीज 3 बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे, उसके साथ हम उसके उन्हीं इंजरीज का बेसिक से एडवांस देखेंगे और वो इंजरीज कैसे हुई उनके कारण और उनके प्रिवेंशन को देखेंगे। टॉपिक 6 है हमारा उन इंजरीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें 3 टॉपिक हैं, उन तीनों टॉपिक के अलग अलग तरीके देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इसी का ही एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर के भी 6 टाइप है, हम वो देखेंगे। और एट द एंड लास्ट में हमारा है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के प्रॉपर सारे टॉपिक्स हमने इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो देखेंगे। ये मैंने अभी तक आपको 7 टॉपिक बताए हैं जो इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं और हमें यही 7 टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवर करने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। शुभ मैथ्स करना चालू करो और इसको ना ये काम और ये सारे काम रिपीटेड में दे दो। क्या अभी देखती हूँ, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आ रहे हैं टॉपिक नंबर 1। क्योंकि हम लास्ट वाली क्लास में, मेरी स्क्रीन दिख रही है सही से और आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखेगा ये सब, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ फिटनेस, फिटनेस के फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। बस मैं उसे रिवीजन कराने का काम कराऊंगी अभी वाली क्लास में, ठीक है। और उसे याद कैसे रखना है मैं आपको वो बता रही हूँ। ये फिजिकल फिटनेस की एक टेबल है, कंपोनेंट की एक टेबल बनाई है मैंने फैक्टर की, ये टॉपिक 1 है, ठीक है। हमें ये 4 चीजें देखी थी हमने, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देखा था, स्ट्रेंथ देखी थी, हमने स्पीड देखी थी जिसमें हमने इंड्योरेंस देखा था, फिर हमने क्या देखा था, फ्लेक्सिबिलिटी को देखा था, ठीक है। समझ आ रहा है जो जो मैं कहना चाह रही हूँ? पेन दिखाना बेटा, 1 सेकंड में पेन दिखाना बेटा। चल गो, इसे रिवाइज करो, रीड करो। मैं अभी मम्मा को मैसेज करूँ, मम्मा आए तो चले जाना। पकड़ो जाओ, तब तक खेल लूं मैम। हाँ शोर नहीं आना चाहिए, गो आउटसाइड। 1 सेकंड रुको बस, रख लो अभी, रखो। बाहर बोल दो, शोर नहीं करना।
चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमने क्या देखा है, चार तरीके के हमारे कंपोनेंट्स थे। स्ट्रेंथ था, स्पीड था, इंड्योरेंस था और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी था। इन सब के अंदर चार चार पांच पांच टॉपिक लगे हुए हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाए हैं। तो उन्हें याद कैसे करना है और उन्हें लिखना कैसे और उन्हें समझना कैसे। जैसे हमने पहला क्या याद रखा करा था, हमने साइज ऑफ मसल, जिसके बारे में हमने गर्ल्स और बॉयज के बीच में कंपैरिजन करा था। ये वो वाला टॉपिक है। बॉडी वेट चेक करना है, जहां हम ये देख रहे थे कि आपके शरीर का जितना वजन है और आपके मसल का कितना स्ट्रेंथ है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ जज कर रहे थे। मसल कंपोजिशन पढ़ना है, जहां हमने दो तरीके के फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, एक फास्ट और एक स्लो फाइबर। एज और जेंडर हमें देखना है, सेम स्पीड में है। ये सारे ना मैंने यहाँ पर खाली बॉक्सेस इसके अंदर के इसलिए छोड़े हैं, ये वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, एरोबिक और एनारोबिक या मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी, मसल कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये जितने भी टॉपिक मैंने जैसे आपको दे रखे हैं, ये इसी तरीके से याद करने हैं। इतना याद करते टाइम पर इतनी चीज ध्यान रखना कि फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, 4 होते हैं और हर एक टॉपिक के अंदर 4 से 5 पार्ट हैं। तो उनके सिर्फ सब हेडिंग्स याद रखो। अगर सब हेडिंग्स को आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करके आंसर लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट सब हेडिंग सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये वाले जो ब्लैंक पोजीशंस हैं ये मैंने छोड़े हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंटर्स बना सको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने एक और टॉपिक पढ़ा था लास्ट की क्लास में, वो हमने पढ़ा था कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसे हमने 2 लेवल पर जज करा था। एक था हमारा इमीडिएट इफेक्ट, एक था हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, अब इमीडिएट इफेक्ट के अंदर देखेंगे। इमीडिएट इफेक्ट के अंदर इसमें भी हमने 3 टॉपिक देखे थे, जैसे क्या था, चेंज इन, क्या हो रहा है, मैं इसी से दिखा देती हूँ, कोई नहीं। चेंज इन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसे चेंज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, चेंजेस इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और चेंजेस इन मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म चेंज, चेंजेस इन हार्ट रेट, चेंजेस इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमारा मसल्स आता है। फिर हमारा लंग्स की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, चेंज इन गैसेस, गैसेस में कौन सी चीज कैसे चेंज होती है। अब इसके एक एक पॉइंटर्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर हर किसी के पॉइंटर बना रखे हैं ना, वैसे ही आपको जो ऊपर वाला टेबल मिला है, मतलब जो ये वाली जो शीट है, ये वाली शीट है, आप इसे फिल करना बना करके। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता लग जाएंगी आपको कौन सी चीज में क्या क्या लिखना है। देखिए, अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा इफेक्ट करता है हमारी हार्ट रेट को। हमारा इंडरलिन एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है जिससे हमारी किसके ऊपर पूरा फर्क पड़ता है, हार्ट, और रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट 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 होता है, मतलब दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी से। ब्लड डाइवर्ज करता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर। हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब हम तेजी से रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी हीट में आ जाती है ना, तो वो इसीलिए होती है। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, तेजी से चल रहा होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जनरली क्वाइट एक्सटेंसिव है हमारे पास। इट इज मेनली ड्यू टू चेंजेस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से चेंजेस के कारण होता है बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि हम बहुत इमीडिएट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इमीडिएट एक्सरसाइज के इफेक्ट है, क्योंकि हम जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ब्रीथिंग रेट भी क्या हो रही है, तेज हो रही है। और इन रिटर्न में हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चेंजेस इन मसल, मसल क्या होंगी, जब हम तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ती हैं, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, दिस लीड टू अ फॉल इन आर एनर्जी स्टोर। इसका मतलब हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। इन टर्न ट्रिगर, जब हमारी एनर्जी ट्रिगर होती है तो हम क्या देखते हैं, मतलब अभी हम रेस्ट मोड में है तो हमारी एनर्जी क्या है, स्टोर में। जब मैं इमीडिएट एक्सरसाइज करने लग जाऊंगी तो मेरी एनर्जी या मेरी बॉडी की एक्टिविटीज जो है वो क्या कर रही है, ट्रिगर हो रही है। ठीक है, ताकि मैं फिजिकल फिटनेस या मेरा मेटाबॉलिज्म जो है या जो मेरी बॉडी है वो वर्कआउट की स्टेज में आ रही है, जिस वजह से मेरी जो कैलोरीज है वो ज्यादा बर्न होंगी। क्या होंगी, बर्न होंगी। ठीक है, जब हम वॉक करते हैं तो हम यही देखते हैं ना हमारी कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, तो हमें ये सब चीज देखना। ये हमने अभी क्या देखा है, क्या देखा है, इमीडिएट इफेक्ट देखे हैं किसके,
एक्सरसाइज के। अगर अब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, चेंजेस इन हार्ट रेट। यस, आफ्टर एक्सरसाइज के बाद जो हमारा एड्रेनलिन है, वो क्या, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और हम लंबे टाइम तक अगर एक्सरसाइज करते हैं, प्रिपेयर अस फॉर द हार्ड वर्क, तो हमें किसके लिए मोटिवेट करता है, हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, और तेजी से बढ़ती है। चेंजेस इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर मसल्स, हम यहाँ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मसल वाला कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा किसकी एक्सरसाइज होती है हमारी, और किस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा या हमारे डायफ्राम पर इफेक्ट पड़ेगा। ये मैंने बताया था आपको, डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे एक आप समझो कि सी सेक्शन या फिर डी करके एक सेक्शन टाइप का बना होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प चेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये किसके लिए हेल्प करता है, हमारी चेस्ट की एक्टिविटी को हेल्प करता है, और हमारी चेस्ट बिकम द लार्जर, वो और ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है। चेंजेस इन लंग्स एफिशिएंसी, ये किस चेंजेस इन लंग एफिशिएंसी मेनली बिकॉज द लंग्स कैन ट्रांसपोर्ट, ये सबसे लंग्स हमारे क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन। किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, जिस वजह से ये हमारी बॉडी को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। चेंजेस इन गैसेस, हमारी बॉडी से क्या एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जैसे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज अराउंड एबोली। ये हार्ट के अंदर सारा सिस्टम होता है। जब आप 6th या 7th क्लास में रहे होगे तो ये हार्ट का सिस्टम था, ये सारा हार्ट में था। अगर नहीं है याद तो सिर्फ टर्म याद कर लो, ये जरूरी है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें पूछते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए पॉइंटर्स बना के दिए, ऐसे तो क्वेश्चन पूरा ही पूछा जाएगा, पर आपको कुछ कुछ वर्ड्स पकड़ने होंगे कि इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी कैपिलरीज जो होंगी वो अच्छे से काम करेंगी। वही मैं सेम चीज बता रही हूँ, सारा हार्ट की फंक्शनिंग से, आपको सिर्फ नाम याद रखने। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें स्टार्ट करना है, ये मैंने पीछे के 2 टॉपिक रिवाइज कराए हैं आपको, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आप कैसे याद रखना, जैसे इसमें डिफरेंस बिटवीन बना रखा है ना मैंने, इमीडिएट इफेक्ट का और लॉन्ग टर्म इफेक्ट का, इनके भी पॉइंटर्स बना रखे हैं, इसके भी पॉइंटर बना रखे हैं, सब हेडिंग के भी मैंने अंदर छोटे छोटे पॉइंटर दे रखे हैं, तो ऐसे ही याद होंगे ये, इनको ऐसे ही याद रखना है, वरना किताब में आपने देख लिया बहुत लंबा चैप्टर है ये, समझ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन अ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी 2 लेवल में जज करी जाती है, इमीडिएट में, ठीक है, और एक देखी जाती है हमारी लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट में क्या देखी जाती है, इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे बॉडी का शेप, साइज, या फिर मसल का शेप या फिर साइज। मस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं तो सारा मांसपेशियों का सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज, जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, शेप और जो साइज है वो हमारे मसल्स का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी इनलार्ज, ये बड़ा हो सकता है, विच कैन चेंजेस द साइज और द शेप ऑफ द मसल, जो हमारे मसल्स का शेप चेंज कर सकता है या फिर साइज चेंज कर सकता है। एज यूजुअल होता है ना, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो तो आपको अपनी मसल्स के अंदर स्टिफनेस दिखने लग जाएगी, ठीक है, हाथों के पास दिखती है, नहीं तो जो आपके लोअर लिम्स होते हैं वहां पर आपको देखने को लगती है। पिंडलियों के अंदर आप देखोगे तो वहां पे स्टिफनेस, जकड़न आने लग जाएगी, ठीक है। अब इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, वो है हमारा मसल फैटीग। ये 2 रीजंस की वजह से होता है, यहाँ पर हमें 2 चीजें देखनी है इंपॉर्टेंट रीजन, ये इस टॉपिक में मसल फैटीग के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने वही लिखे हैं, जैसे लिमिटेशन ऑफ नर्व्स एबिलिटी टू जनरेट, जो भी चीजें हमारी नर्व्स एबिलिटी की वजह से रुक गई हैं उसे जनरेट करता है। रिड्यूस एबिलिटी टू द मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स हमारी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट थी वो कॉमन बिहेवियर में आ जाएंगी। कॉमन बिहेवियर मतलब अगर आप 1 दिन साइकिलिंग कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, शुरू में जब हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होता है, ठीक है। जब हम 3-4 दिन बाद जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ना हैबिचुअल हो जाती है, तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है ना वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई भी होती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू ना वो हैबिचुअल होके वो कॉमन बिहेवियर में आ जाती है, तो फिर हमें इतना पेन महसूस नहीं होता। समझ आ रही है आपको, ठीक है।
अब इसमें थर्ड जो है वो अदर्स के अंदर ऑप्शन में डाल देना तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है कि अगर आप थर्ड को एक्सप्लेन ना ही करो तो बेटर है। 5 है, 5 में से कोई भी 4 एक्सप्लेन अच्छे से कराओगे तो भी बहुत है। ठीक है, आप देखोगे मसल डैमेज, किसी भी तरीके के एफर्ट, एनी एफर्ट्स बियॉन्ड मसल एबिलिटी लेवल और एक्सीडेंट में टीयर द फाइबर एंड कॉज द मसल रैप्चर। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए। मसल डैमेज का मतलब क्या है कि अगर या तो हमारा एक्सीडेंट हुआ है या फिर हमने एक्सरसाइज कर ली या फिर हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं जिस वजह से हमारी मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं वो क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका एक ही इलाज है कि आप जाइए थेरेपी पे, नहीं तो आप एक ट्रीटमेंट लीजिए, फिक्स ट्रीटमेंट। इसी के ही थ्रू हम मसल डैमेज मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना मांस फट गया है। मांस फटना क्या होता है? अंदर से फाइबर टूट रहा है जिस वजह से पेन हो रहा है, या कुछ लोग उसे बोलते हैं गुम चोट लग गई है। समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रैम्प। क्रैम्प क्या है? मसल क्रैम्प इज पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, एंड अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पर भी कहीं भी किसी बॉडी पार्ट के हिस्से में आपको क्रैम्प्स उठ जाएंगे, अलग से झंझनाहट और आपको दर्द होने लगेगा। आपको लगेगा नहीं यार इसको दबाना चाहिए, जैसे हैंड्स में हो गया, लिम्स में हो गया, चेस्ट में हो गया, या फिर आपके बैक में हो गया, ये क्रैम्प्स उठते हैं। ठीक है, ड्यू टू ओवर एक्सरसाइज, ये कभी कभी ओवर एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, या फिर लैक ऑफ मसल्स रिसीविंग सफिशिएंट ब्लड, या इसीलिए होता है ताकि उस हिस्से पर जहां पर भी आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं वहां पर सफिशिएंट ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये क्रैम्प जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और कभी कभी डेंजरस होता है एक्सरसाइजेस को खुद अकेले करना, क्योंकि ओवर एक्सरसाइजेस की वजह से भी क्रैम्प्स ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मसल का साइज एज यूजुअल, अगर हम लंबे समय तक देख रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल का साइज इंक्रीज होगा। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन टर्म्स ऑफ कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक ना हो, अफेक्टेड लाइफ चॉइस कैसे देखने को मिलते हैं? अगर हम स्टीरॉयड और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो हमारी मसल्स क्या रहेंगी? सॉफ्ट रहेंगी, हमारे फाइबर्स क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे। आप जिम जा रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, कोई भी एनीथिंग, आप स्विमिंग कर रहे हो, कोई भी फिटनेस फ्रीक एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो एक लंबे समय तक, तो उसका मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी मसल के साइज, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। आप देखते हो कि जो जितने भी मेन हैं वो ज्यादा मस्कुलर फॉर्म में आपको दिखेंगे, मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर में दिखेंगे, शोल्डर्स ब्रॉड दिखेंगे, है ना? ये सब चीजें किस वजह से हो रही? मसल के साइज की वजह से। मसल्स कोऑर्डिनेशन ट्रेन करती है हमारी मसल्स को कि हम एफिशिएंटली ज्यादा काम कर सके, इफेक्टिवली काम कर सके। अगर हम लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, क्यों कर पाएंगे? देखो, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये कहता है आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब आपको खुद से लगेगा ना कि नहीं मैं फिट हूं, मेरे हाथ पैर और ये सब कुछ जो है मैं इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन वो ज्यादा एक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम करने का मन करता है। तो इसमें लिखा है जब ये सब चीजें ट्रेन मसल्स को ट्रेन करने का मतलब है जब आप प्रॉपर तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो उनसे सब चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, दिस मस्ट ऑल्सो रिलैक्स एज क्विकली प्रिवेंट ब्लॉकिंग दिस मूवमेंट। आप इसे रिलैक्स कैसे कर सकते हो? आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो आप उसे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दो मतलब आप रोक दो। आपको लगता है नहीं भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है, ओवर एक्सरसाइज करने से भी मेरे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है या कुछ भी इश्यूज हो रहा है, तो आप उसे ब्लॉक कैसे कर दोगे? आप उसे कैसे ब्लॉक करोगे कि आप उसे रोक दोगे कुछ समय के लिए उन एक्सरसाइजेस को। ठीक है, ब्लड सप्लाई, क्या ब्लड सप्लाई कैसा होगा हमें देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज, अगर हम फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं लंबे समय तक फॉर अ सस्टेन पीरियड ओवर अ टाइम, बोथ द क्वांटिटीज ऑफ ब्लड वेसल एंड द एक्सटेंस ऑफ द कैपिलरीज बिड्स इन इंक्रीज। तो हम देखेंगे हमारी क्वांटिटीज कैपिलरीज की और हमारी एनर्जी ऑफ फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैंने और भी सारी चीजें मेंशन कर दी, अगर ना याद रहे ये 3 पॉइंटर्स आपको डिफिकल्ट लगे तो ये सब कुछ लिख देना। जैसे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर पावर आती है, हम बैलेंस देख सकते हैं खुद को, बैलेंस लाइफस्टाइल यहाँ पर दिखाना है आपको, स्पीड हमारी अच्छी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को हमें मिलती है और मसल इंड्योरेंस हमारे को देखने को मिलता है। थर्ड टॉपिक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। साइकोलॉजिकली चेंजेस होते हैं हमारी एजिंग के हिसाब से। मीनिंग एजिंग इज द प्रोसेस। एजिंग क्या है? एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ग्रोइंग ओल्डर, जो आपको धीरे धीरे क्या बना रही है? ओल्ड बना रही है। इज दिस अ प्रोसेस? ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, जो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, एंड एनवायरमेंट मॉड्यूलेटेड है। इन्वायरमेंट मॉड्यूलेटेड का मतलब है जिस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रहोगे आपका एजिंग प्रोसेस भी वैसा ही होगा। आप देखते होगे कि हम यहाँ पर शहर में रह रहे हैं तो हमारा लाइफस्टाइल इन कंपैरिजन टू द माउंटेन लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा वीक है ना। अगर हमें अभी कोई बोले कि इतनी कदम चलना है तो हमारी सांस फूलने लगती है, जबकि आप देखोगे जो लोग पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं उनको डंडियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है? एनवायरमेंट मॉड्यूलेटेड है। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं जैसे जैसे हम एज की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती चली जाती है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन विजन, हमारे आंखों के विजन में देखने के लिए हमारे चेंजेस, जैसे हम बड़े होते हैं हमारा विजन क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है। और जब हम कुछ ज्यादा ग्रो या अडल्ट हुड या फिर हम उससे ज्यादा बुढ़ापे की एज में आ जाते हैं तो हमारे को आई रिलेटेड इशू होने लग जाते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? जब आईज में हमारे व्हाइटिश कलर का जो लिक्विड है वो स्टोर होने लग जाए, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद 2 तरीके का होता है, अब इतनी डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखिए कि आई रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं चेंजेस इन हार्ट। एज यूजुअल हमारी एज हो रही है तो हमारे हार्ट की जो रेटिंग है वो भी तो चेंज होएगी ना। मसल लूज करती है अपनी इलास्टिसिटी को, फैट डिपॉजिट करती है। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है। हमें हमारे हार्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमें हार्ट या कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी और वो किस वजह से होती है? पहली बात तो हार्ट रिलेटेड डिजीज हमें कौन कौन सी देखने को मिलेगी, या उसके अलावा हमारे को कौन सी डिजीज हो सकती है हार्ट से रिलेटेड। बीपी, जिस इंसान को बीपी है उसको हार्ट से रिलेटेड समस्या आएगी ही आएगी, उसका हार्ट का साइज इनलार्ज होगा ही होगा। अभी नहीं होगा तो कुछ समय बाद होगा, पर होगा। ठीक है, क्यों होता है जी? हेल्दी फूड जो हम नहीं खाते, एक्सरसाइज जो हम नहीं करते, डाइट जो हम नहीं करते। अब ये चीजें हम नहीं करते, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? जो चीजें हम नहीं करते उन्हें हमें कर लेना चाहिए। कॉमन सेंस लगा रहे हो? ठीक है। डाइट हम नहीं खाते, ठीक कैसे होगा? डाइट ले लो, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज हम नहीं करते, कारण ये है, एक्सरसाइज कर लो, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? हेल्दी फूड हम नहीं खाते, ठीक कर लो, एक्सरसाइज और हेल्दी फूड खाने लग जाओ, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। चेंजेस इन बोन्स एंड मसल ज्वाइंट, जो इसमें सारा ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ना, वो सारा सब हेडिंग वाला टेक्सचर है, वो सारे पॉइंटर सब हेडिंग्स में आएंगे, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा अलग करके आपको मेंशन करा ताकि आपको समझ में आए। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा है वो। ठीक है। चेंजेस इन मसल्स एंड बोन्स ज्वाइंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ रिसाइडिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? सॉरी, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? कम होती जाती है 35 से 45 की एज में आते आते। ठीक है। एट द एज ऑफ 60 की एज में आते आते हमारी हड्डियां जवाब देने लग जाती है और मसल्स भी। ठीक है, यही लिखना। सुनने में दिक्कत आने लग जाती है, डिफिकल्टी हियरिंग फ्रीक्वेंटली वॉइसेस, फ्रीक्वेंट वॉइसेस, हम अलग अलग तरीके से, हमें ऐसा लगता है कभी हमारे कान में सुनपना हो रहा है, कभी बीप की साउंड हो रही है, कभी हम हैं करते रह जाते हैं, तो इसलिए हमें सुनने में दिक्कत आती है। ठीक है। साउंड ट्रबलिंग हियरिंग इन क्राउड प्लेस, कोई हमें अपने आसपास का इंसान भी बुला रहा होगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो भी हमें सुनाई नहीं दिएगा। ठीक है। चेंजेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो होता ही है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो होता जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि भैया एक्सरसाइज कीजिए। क्यों छोटे बच्चों को क्यों नहीं बोलते, या छोटे बच्चों को हम ज्यादा चीजें फोर्सफुली क्यों नहीं कहते? आप देखोगे जो भी बच्चे 6-7 तक, या फिर 6-7 मैंने ज्यादा बोल दिया, 4th-5th तक भी जो बच्चे हमें एज देखने को मिलती है
इस उम्र के 4 से 5th क्लास तक के बच्चे जितने भी होते हैं सारे खेल कूदते रहते हैं। तो इसका मतलब वो जितना जल्दी खाना खा रहे हैं उतनी जल्दी उनकी बॉडी डाइजेस्ट भी कर रही है उसको, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। पर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, 45 की उम्र में कौन सा बंदा तुम्हें फुटबॉल खेलता हुआ दिखता है डेली? कभी हुआ नहीं हुआ, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। सॉलोइंग हार्डर। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप एनालाइज करोगे तो उन सब के पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस होंगे साइज में, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हमें निगलने में दिक्कत होगी जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे आप उन्हें देखोगे, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, या फिर वो लोग खुद भी क्या कहते हैं, यार हल्का खाना दो, ज्यादा नहीं खाया जाएगा, कम दो, हल्का चाहिए, है ना। दलिया बना लो, खिचड़ी बना लो, ताकि निगलने में दिक्कत ना हो। ये वाला ईसोफोगस क्या हो जाती है? ईसोफोगस मतलब होता है हमारी फूड पाइप। फूड पाइप क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो खाना ऑटोमेटिकली जाएगा अंदर कम ना। और इंटरनल पार्ट्स क्या हो जाते हैं हमारे? सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं साइज में, तो उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा पड़ गया, है ना। किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगी, है ना। यूरिनरी सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ये इस वजह से होता है। एज बड़ी होने के ये सब नुकसान है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, इसका सीधा आंसर अगर आपको नहीं समझ में आए, क्वेश्चन पढ़ना सही से और देखना अपने आसपास हर उम्र के व्यक्ति को, कि जो इंसान बचपन में कैसा था, अडल्टहुड में कैसा हुआ, उसके बाद मिडल ऑफ द एज मतलब पोस्ट अडल्टहुड उसका कैसा रहा, और ओल्ड एज उसका कैसा रहा। इन सब चीजों के अंदर क्लासिफाई करते करते इसके पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे। समझ आया कैसे ढूंढना? ठीक है, यही सब चीजें आपके मैंने अभी किसमें बताया, देखो किडनी और यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या बताया मैंने, चेंजेस होंगे। यस, किडनी जो है वो अपना काम करना कम कर देगी या बंद कर देगी, यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ कंडीशन बर्बाद हो जाएगी, और वुमेन्स के अंदर हार्मोनल लेवल पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और मेंस के अंदर क्या हो जाता है, पोस्ट्रेट एक ग्लैंड है इंटरनल, मेन की बॉडी में पोस्ट्रेट एक लोअर एब्डोमेन में, लोअर बेली पर एक ग्लैंड होता है इंटरनल पोस्ट्रेट, उसका साइज लार्ज हो जाता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए मेंशन कर रही हूँ मैं आपसे। पोस्ट्रेट नाम ध्यान रखना। वेट में चेंज होता है एज यूजुअल, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपका वेट ठीक रहेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका वेट ओवर वेट होगा, है ना। अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताऊं तो अपने आसपास की सभी महिलाओं को और सभी आदमियों को देख लो जो आपसे दुगनी एज के हों, उन सब के वेट उनकी उम्र से ज्यादा है। समहाउ जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कुछ एक्टर्स को देख लो आप, जो अभी भी 45 की उम्र में 25 साल का दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आज भी किसकी वजह से हो रहे हैं? सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। अब आप देखोगे चेंजेस इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यस, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, व्हेन वी ग्रो अप आर थिंकिंग एंड मेमोरी, ये सब क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, कुछ कुछ केसेस में तो इफेक्ट करती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो हम ये सब चीजें क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फैक्टर क्या है? अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन भी इसका एक फैक्टर है। इतना समझ आया? तो आपकी बॉडी में जैसे जैसे एज होती जाती है, क्रॉस चेक करो, जैसे जैसे एज होती जाती है उसके क्या क्या फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में, वो सब कुछ लिखना है। देखो बचपन से लेके आप अपनी एज तक के चेंजेस तो लिख सकते हो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म लिख सकते हो, आई चेंज लिख सकते हो, बोन्स एंड मसल चेंजेस लिख सकते हो, डाइजेस्टिव चेंज लिख सकते हो, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम चेंज लिख सकते हो, ये सब चेंजेस आप लिख सकते हो। कंपैरिजन करना हो तो, अगर कंपैरेटिवली पॉइंटर्स को तुम बताओ तो, ठीक है। पीछे से मत आओ, तुम बहुत बुरी दिख रही हो उसमें, अभी पीछे से देखती हुई आई हो, सिर्फ ब्रेस्ट दिख रही है तुम्हारी। आओ नहीं, मैं तो पीछे साइड से आओ, मैं ये बोल रही थी। बैठे रहने दो, मैं सपना आप देख लूंगी, मैं अपनी क्लास खत्म होंगी ना, सपना आप देख लूंगी, बैठे रहने दो, ठीक है। और उसके आगे की ज्यादा एज के लोगों को देखना है तो आप अपने घर में आसपास जो लोग आपकी एज से बड़े हैं आप उन्हें देख लो, उसमें कंपैरिजन कर देना। इतना समझ में आया? समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ नहीं आया?
2 मिनट। ठीक है। आ श्योर। गया। एक बार आप रिवाइज करो जो भी मार्क्स है मैं अभी देखती हूँ, ठीक है। मेरी क्लास ये अभी 10 आ से गया 15 समझ मिनट, तो में। आधे घंटे में वाइंड अप होने वाली है। उतना आप रिवाइज करो, फिर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कराती हूँ, ठीक है। कर ले, पढ़ ले, याद कर ले, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होता है? स्पोर्ट्स इंजरीज अकर ये तब होती है व्हेन वन इंगेज इन स्पोर्ट्स, जब कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में या फिर गेम्स में क्या हो, इंगेज हो, मतलब उसने पार्टिसिपेशन कर रखा हो। स्पोर्ट्स इंजरीज अकर ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग। किस वजह से होती है? जब हम ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, जब हम हद से ज्यादा एक्सरसाइजेस या हद से ज्यादा गेम्स खेल लेते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंडीशन, हमारे पास कंडीशंस नहीं होती, टेक्निक अच्छे से हमें नहीं पता होती है, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, उस वजह से भी हमें स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। अब इसको 3 तरीके की इंजरीज में इन्होंने क्लासिफाई करा है, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है। ये इसका इंट्रो है, इसका ये क्लासिफिकेशन है। जैसे जैसे मैंने सीरीज बना रखी है ना टॉपिक की, जिस फॉर्म में मैंने आपको दे रखा है बना के, उसी फॉर्म में से याद करना है और लिखना है, ठीक है। तो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक है आपकी डायरेक्ट इंजरी, एक है हमारी इनडायरेक्ट इंजरी, और एक है हमारी ओवर यूज इंजरी। डायरेक्ट इंजरी ये किस वजह से होती है? कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द बॉडी, बाहर हमें देखने को मिलती है, जैसे किसी हड्डी का टूट जाना या फिर डिसलोकेट हो जाना, हड्डी टूट के बाहर आ गई हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट इंजरी, ठीक है। इनडायरेक्ट इंजरी जो हमारे इंटरनल फोर्स विद इन ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी के अंदर होती है, जैसे मांस फट जाना, ठीक है, या बोन क्रैक हो जाना, उसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे डिसलोकेशन या फिर ब्रेक, या इसमें मैंने लिख भी रखा है मसल या फिर लिगामेंट, या फिर किसी भी हमारे हिस्से पर, मसल के हिस्से पर क्या हो जाता है, स्ट्रेन पड़ जाता है, क्रैम्स आ जाते हैं, वो सब स्वेलन हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। ओवर यूज में जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, फोर्स लगाते हैं हमारी हड्डियों पर या बोन पर, तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी बोन से बोन को, और आप समझ लो लिगामेंट से लिगामेंट्स को ये ज्वाइंट करके रखते हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर यूज। अब ये भी 3 तरीके से देखने को मिलता है, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट टिश्यू और बोन इंजरी, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ना मैंने ये चार्ट बना रखा है ओवर यूज इंजरीज का, सॉफ्ट टिश्यूज, जॉइंट इंजरीज और बोन इंजरी। अब ये मैंने यहाँ खाली इसलिए छोड़ा है ताकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग पॉइंटर्स में वहां से पढ़ोगे और पॉइंटर लिखोगे। ज्यादा नहीं लिखने, हार्डली 3 से 4 पॉइंट लिखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं भरना, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स इंजरी किन कारण की वजह से हो सकती है और इन्हें बचाया कैसे जा सकता है, या हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉज क्या क्या है इसका। मैं थोड़ी और जूम कर लूँ, स्क्रीन दिखने लग जाएगा, ठीक है। देखिए पहला कारण क्या है हमारा, पुअर एक्सरसाइज टेक्निक, हमें टेक्निक ही नहीं पता तो इंजरी तो होनी है। लैक ऑफ प्रिपरेशन, हम कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, हमें प्रिपेयर है नहीं, स्टार्टिंग में जाते के साथ ही हैवी एक्सरसाइज करने लग गए, तो उससे भी इंजरी हो सकती है। इम्प्रॉपर वार्म अप, हमें लगा जी 2 मिनट का वार्म अप सही है और हम आगे करने जा रहे हैं हैवी एक्सरसाइज, तो इस वजह से भी इंजरी हो सकती है। जितनी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसके लिए वार्म अप भी तो उतना जरूरी है ना, वो सब चीजें, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, हमें नॉलेज ही नहीं है कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, इस वजह से भी होती है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस ही नहीं है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए और आप करने लगे हो, जैसे मान लीजिए आप व्हील चेयर पे हो, तो आप कैसे एक्सरसाइज कर पाओगे, आपको खड़े होने में भी तो टाइम लगेगा ना, व्हील चेयर से उठ के वार्म अप एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। इम्प्रॉपर डाइट, हम डाइट नहीं लेते और हाइड्रेट नहीं रहते, पानी नहीं पीते, इस वजह से भी हमें स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, ठीक है। डाइट की वजह से कैसे हो सकती है, खाओगे पियोगे नहीं, शरीर में जान प्राण रहेंगे नहीं, एक्सरसाइज करने जाएंगे 2-4 मशीनें उठाएंगे, या तो मशीन हमें उठा रखी होगी या फिर हमने मशीन को उठा लिया होगा, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लैक ऑफ गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हाँ भाई हमारी फैसिलिटी सही नहीं है तो हमें हमारी फैसिलिटीज को ध्यान में रखना होता है। बायस्ड अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग,
कि जिसके गाइडेंस में आप कर रहे हो वो सभी लोगों को इक्वली देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमें बोला गया है कि भाई इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पर हम ध्यान नहीं रख रहे तो मुंह हाथ पैर मुंह नाक के टूटेंगे ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि बोला जाता है हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमें ट्रेडमिल करना चाहिए। अब ट्रेडमिल कैसे करोगे, जूते पहन के करोगे ना, जिम जाते हो तो आपको पता होगा, है ना। तो अब अगर आपको बोला जा रहा है, आपको कोच बोल रहा है आपका, या जो आपका ट्रेनर वो बोल रहा है मैम कल से शूज पहन के आना, चले हो तुम नंगे पैर करने के लिए, तो मशीन अपने कारनामे तो दिखाएगी। तो हमें जब वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को बोल रहा है कि हमें ये इक्विपमेंट को ऐसे ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें करनी है, तो हमें वो करना पड़ेगा, वरना स्पोर्ट्स इंजरीज होंगी। लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, हमें रेस्ट ही नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को, हम करे जा रहे हैं एक्सरसाइज, तो ऐसे भी नहीं करना है। इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स, हमारे पास इक्विपमेंट्स ही पूरे नहीं है, हमने बस सब्स्टिट्यूट खड़े कर रखे हैं, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है। देखिए, अब जो कारण थे, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं भैया? जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम उन्हें कर लेंगे या फिर हम उन्हें ठीक कर लेते हैं तो हमारे प्रिवेंशन हो गए। जैसे हम टाइम नहीं ले रहे थे तो हमें हर एक एक्सरसाइज के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम लेना चाहिए, टेक टाइम ऑफ, ठीक है। हमें राइट गियर पर राइट चीजें सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छे से करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटीज को ठीक करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, हमें ब्रेक लेना चाहिए, हमें खेलते टाइम पर सेफ्टी देखनी चाहिए, हमें पानी सही से पीना चाहिए, और हमें क्या चीजें रोकनी है पहले ये बताइए। इसको आता है, याद कर ले और फिर लिख। ओवरवेटिंग, हाँ जी, ओवरवेट, सब ओवरवेट नहीं उठाना, फिटनेस ठीक रहना है, और उम्र से ज़्यादा वेट नहीं उठाना। ये आप खुद चीजें ये आप खुद बता सकते हो। अगर मान लो बहुत सारी चीजें आपको नहीं याद आ रही, तो 3 से 4 हार्डली 5 चीजें लिखो, उन 5 चीजों की सब हेडिंग बनाओ। सब हेडिंग बनाने के बाद उनके बारे में ना कुछ पॉइंट्स लिख दो, ऐसे कर दो, ठीक है। मैंने आपको इन सबके इंटरनल पॉइंट्स इसलिए, इन सबके भी इंटरनल पॉइंट थे, मैंने इन सबके इंटरनल पॉइंट इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ये आप कॉमन तरीके से याद रखोगे और अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए कि चोट होती है, पल तुम चोट देखेंगे, पल तुम चोट देखेंगे, ठीक है। फिर हम उसको ठीक करेंगे। हमारी चोट कौन से तरीके की होती है? सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कौन कौन सी चोटें शामिल है? पहला है आपका कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है नील पड़ जाना। जब हम गिरते पड़ते हैं तो जहां कहीं भी चोट लगी होती है वो हिस्सा नीला हो जाता है ना। दूसरा है आपका एब्राशन, घर्षण, खरोच। जब हम कोई बॉल उठाने गए हैं या फिर किसी बच्चे ने धक्का मार दिया या कुछ हो गया, जहाँ गिर गए, जब हमारे हाथ पैरों पे हल्की सी खरोच लग जाती है और वो हिस्सा लाल हो जाता है, थोड़ा बहुत ही होता है, पूरा नहीं होता, उसे बोलते हैं, ठीक है। लेसरेशन मतलब होता है पंगु बन जाना। पंगु मतलब होता है लंगड़ा, लूला, ठीक है। या फिर आपके मांस फट जाते हैं, या फिर आप देखोगे कि आप गिरे हो ना तो कहीं से भी ये हिस्सा फट जाएगा, कहीं पर भी यार, कहीं पर भी गिरे हो पड़े हो, मतलब बच्चे खेलते कूदते बहुत बार गिरते हैं तो वो स्किन निकल जाती है। फटने का मतलब वो स्किन निकल जाएगी, थोड़ा सा रेडनेस हो जाएगा, छिल जाएगा वो ज्यादा, ठीक है। खरोंच से ज्यादा होगा, बस ये ध्यान रखना। इन सीजन का मतलब होता है चीरा लगाना। चीरा कौन लगाएगा? हम तो लगाएंगे नहीं, डॉक्टर भाई साहब भी लगाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब आपको ट्रीटमेंट देना हो तो अपने हिसाब से जो जो ट्रीटमेंट लिख सकते हो वो सारे ट्रीटमेंट लिख देना, और लास्ट में ये जरूर लिखना कि ये सब कुछ ना
ठीक हो तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास। हर जगह ये लाइन आनी चाहिए, ये कंपलसरी लाइन है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, देखो नील पड़ना, तो ये कैसे होगा जी, सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्ट्यूशन कैन टेक फ्यू डेज। नील कब ठीक होती है, कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में। बोन कंट्यूशन, बोन अगर आपकी हड्डी पे नील पड़ गई है, हड्डी पे नील कैसे पड़ेगी, अंदर होगा जी दर्द, हड्डी में दर्द होने लगेगा, ठीक है, वो 1 से 2 महीने में ठीक होगा। और कैसे ठीक हो सकता है, आप उसके साथ एक्सरसाइज करो उस हिस्से की, तब आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस इंजर्ड एरिया टू रिड्यूस। जब आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो आइस पैक्स होते हैं ना, नहीं तो हमारे घर के अंदर मम्मी या बहन या कोई भी कुछ क्या कर लग जाता है, बर्फ निकालो, तौलिए में बांधो और उससे सिकाई करो, ये काम करो। और अगर नई चीजें ठीक हो रही हैं तो आप क्या लीजिए, मेडिसिन लीजिए और डॉक्टर के पास जाइए। खरोच लग गई है तो क्या करिए, सबसे पहले तो आप उसको ल्यूक वार्म वाटर, नहीं तो ठंडे पानी से आप उसे क्या कीजिए, धोइए। अब जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए हैं या जितनी भी चीजें आप देखते हो, अब कोई बंदा ये नहीं बोलता कि सेवलॉन से धो लो, क्योंकि सेवलॉन स्किन जलाने का काम करती है। तो आपको सिर्फ पानी से धोना होता है, कोई भी चोट लग जाए तो, ठीक है, ताकि उसका डस्ट हट जाए। रिमूव डर्ट, देखो सेकंड पॉइंट ये लिखा है, फ्रॉम द वाउंड, घाव से क्या हटाना है आपको, डर्ट हटाना है, ठीक है। आपको उसके ऊपर क्या लगाना है, आपको उसके ऊपर माइल्ड स्क्रैप करना है, मतलब अब कोई चोट लग जाती है तो हमें फर्स्ट एड देना आता है ना, पानी से धो फिर उसको हटाओ, है ना। जैसे मान लो मेरे हैंड पे यहाँ पे चोट लग गई है तो मैं यहाँ पर उसको धोऊंगी फिर उसे हटाऊंगी, वो जो एक्सरसाइज आप करते हो वो आपको पता है, अनकवर्ड हिस्सा नहीं रखना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अब खरोच वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, घाव बना लेते हैं, नहीं ना, हम उसको खुला छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, लीव द वाउंड अनकवर्ड, कि उसको कवर नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो। अब अगर उस पे से खून नहीं रुक रहा है या खून आ गया है तो उस पे क्या लगा दो, बैंडेज लगा दो। वो कॉमन चीजें मैंने लिखी हैं जो हम करते हैं, ठीक है। इफ वाउंड इज ब्लीडिंग देन यूज क्लीन क्लॉथ और बैंडेज एंड अप्लाई अ जेंटल प्रेशर अफेक्टेड एरिया टू स्टॉप ब्लीडिंग। यही लिखा है मैंने जो नॉर्मल भाषा। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पर कट पड़ गया है या मेरे खरोच लग गई है और ये नहीं ठीक हो पा रहा है तो मैं क्या काम करूंगी, एक जेंटल एक अच्छा साफ कपड़ा लेके उसको यहाँ पे या तो टाइटली रैप कर दूंगी, नहीं तो मैं क्या काम करूंगी, एक बैंडेज लेके इसको स्टिफ करके फिर वहां पे बैंडेज लगा दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। अप्लाई एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर डॉक्टर के पास जाइए अगर बिल्कुल भी खून नहीं रुक रहा है तो, खरोच लगने पर, ठीक है। अब हम देखते हैं पंगु बनना क्या होगा। अगर आपको चोट बहुत ज्यादा गहरी लग गई है, सेम चीज करनी है, वॉश कीजिए, बैंडेज अप्लाई कीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ वहां जाइए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंसिजन, चीरा लगने का क्या मतलब है। एन इंसिजन इज अ स्मूथ कट स्किन वाउंड कॉज अ शार्प ऑब्जेक्ट। हमें क्या होता है कि बेसिकली किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हमें क्या लग गया है, एक चीरा लग गया है, क्या लग गया, हमारा कट गया है, हम ऐसे समझते हैं। जैसे जब कभी हम किसका काम कर रहे हैं, ब्लेड वगैरह से काम कर रहे हैं, या फिर हम क्या काम कर रहे हैं पीछे, एक सेकंड रुको बेटा, बस जॉर्डन पीछे पीछे, ठीक करो इसे और इसको, इसका क्रॉस चेक कर दो। जैसे अभी मैं जैसे कि क्या बता रही थी मैं, चीरा लगने वाला, हाँ, कि मैंने कोई भी मॉडल वगैरह बनाया, मैंने प्याज वगैरह काटी है या मैंने कुछ भी करा है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज से मेरे कट लग गया है, वो सब चीज हो गई है, उसे ठीक कर सकते हैं। सेम अगेन चीज आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, जो मैंने अभी पीछे ऊपर नीचे का प्रोसेस बताया, सब में वही है। बेसिक इतनी रेमेडीज हम घर पे कर लेते हैं, नहीं समझ में आता तो कुछ ऐसी चीज होती है वहां पे हम टर्मरिक डाल देते हैं, है ना। वेट कर लो थोड़ी देर प्लीज, 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं जॉर्डन। ये समझ में आया ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड आई थिंक मैंने पहले भी बना लिया था, फर्स्ट एड ऑफ, हाँ जी रुको बेटा 2 मिनट रुको, आगे क्यों नहीं जा रहा है ये,
अच्छा, उसके बाद ना ये वाला हिस्सा था, वो वाले टॉपिक के बाद ये वाला था, ये ना रिपीटेड हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो ऊपर नीचे आई थिंक कैप्चर हो गए पिक्चर्स, तो उसके बाद ये वाला है कि बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पढ़ना है अभी हमें। जॉर्डन बैठ जा, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, बैठो, सिट 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 सिट। पीकूस को आएगा काम दे दे। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरीज। तो पहला पॉइंट क्या है, कीप द पेशेंट स्टिल, कॉल फॉर द मेडिकल हेल्प इमिडिएटली। जैसे ही किसी व्यक्ति को बोन पे या जॉइंट पे इंजरी हो गई है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक डॉक्टर का नंबर मिलाना है, क्योंकि अगर हड्डी सामने बाहर आ गई ना तो उसका इलाज हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे उसका दर्द। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, डॉक्टर को। इफ द स्किन इज ब्रोकन बाय फ्रैक्चर्ड बोन, अगर स्किन फट गई है या टूट गई है फ्रैक्चर बोन की वजह से, और इफ सस्पेक्टेड देयर मे बी ब्रोकन बोन, और उसकी हड्डी टूट गई है अंडर द स्किन, स्किन के अंडर ही, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के स्टेप्स लेने, कवर इट विद अ स्टाइल ड्रेसिंग बिफोर इमोबिलाइजिंग द इंजरी। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा तब तक हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि कपड़े से उसकी हड्डी को रोक के रखें, इतना ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा गहरी नॉलेज हम लोगों को कॉमन लाइफ में नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या कर सकते हैं, अगर वो कंडीशन हमारे काबू में आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई द आइस पैक, ताकि पेन कम हो सके और सूजन कम हो जाए। ठीक है, डू नॉट, क्या नहीं करना है भैया, अब उसकी हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, अब आप उसको बोलो लिख लिख चल चल, वो ऑलरेडी डिसलोकेट है, तो हम उसको उस वाले हिस्से से, उस वाले जॉइंट से मूवमेंट नहीं देनी है। डू नॉट मूव डिसलोकेट जॉइंट बैक इनटू द एज प्लेस थिन डैमेज द जॉइंट। ऐसा आपको लग रहा है कि आप जैसे मान लो आपको लग रहा है ये हड्डी बाहर निकल गई है किसी वजह से, तो हम यूं करके इसको वापस अंदर नहीं घुसेड़ सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमारी क्षमता नहीं है, ये काम डॉक्टर का है और वो ही कर सकता है। अगर हम उसे डिसलोकेट हड्डी को दोबारा लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो और नुकसान हो जाएगा, समझे। हो सकता है उसका बोन और ज्यादा टूट जाए, ब्लड वेसल्स खराब हो जाए, लिगामेंट्स हो जाए, लिगामेंट खराब ज्यादा हो जाए, मसल्स ज्यादा खराब हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें खुद से डॉक्टर नहीं बनना, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। और सबसे पहला स्टेप इन्होंने खुद बोला है बुक के अंदर, क्या कि मेडिकल हेल्प हमारे बस की नहीं है, इतने में आप मेडिकल हेल्प ले जाके सबसे पहले। टू हेल्प प्रिवेंट शॉक, ले विक्टिम फ्लैट एंड देन इवेल्युएट द 12 इंचेस। आप देखिए कि आप उसे कितना कर सकते हो, कितना उसे ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप कोशिश करो कि उसकी बॉडी से उस हिस्से को थोड़ा दूर रखो, क्योंकि वो इंसान जिसके लगी है वो भी सदमे में ही होगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, मान के चलो एक एक्स नाम का व्यक्ति है, उसका हाथ का जो, आप कैसे बताऊं, जैसे मान लो उसका ये वाला जो है ये सेक्शन बाहर आ गया, अब वो उसे देखता रहेगा तो उसे और दर्द होगा ना एथिकली। तो आप कोशिश करो कि उससे और लोग जितने भी हैं कम से कम 12 इंचेस की दूरी पर रहो, और उसका बॉडी हिस्से को भी उससे दूर रखो। आई नो कि हमें वो एक्स नाम का जो पर्सन है उसे दर्द फील हो रहा है, पर इतनी देर में तो हम मेडिकल सपोर्ट ले लेंगे जाके। ठीक है, कॉमन पॉइंट जैसे इसमें मैंने दिखाया ना वैसे ही लिखना, और हर बार ये लास्ट में यही बोल रहे हैं, गेट द मेडिकल हेल्प। ये हर बार शुरू में भी ये बोल रहे हैं, लास्ट में भी ये बोल रहे हैं, क्योंकि बोन्स और जॉइंट की इंजरीज कॉमन लोग नहीं उसको ठीक कर पाएंगे। हम तब ठीक कर पा सकते हैं जब डॉक्टर ने उसका फ्रैक्चर करके प्रॉपर उसको ना अच्छे से ठीक कर दिया, और बाद में हमें उसके फॉलोअप्स के लिए बुलाया हो बार बार। ठीक है, हम तब ठीक कर सकते हैं उसे, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्चर कितने तरीके के होते हैं। फ्रैक्चर होते हैं हमारे 6 तरीके के। ठीक है, अब फ्रैक्चर होते हैं हमारे 6 तरीके के। अब हम ना इसे कैसे याद रखेंगे, और ऐसे ही लिखना है आपको, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम पूरी रामायण तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और इतना समय नहीं है कि पूरी रामायण याद कर सके। तो हम सिर्फ पेपर में पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, दैट्स इट। पता लग जाएगा, सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का फ्रैक्चर है और उसके अंदर क्या काम हो रहा है। अब फ्रैक्चर हुआ है, जिस भी तरीके का फ्रैक्चर हुआ है, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको पता लग गया वो कैसा ट्रीटमेंट मांग रहा है। हर बार वो क्या कह रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, अब देखते हैं पहला स्ट्रेस फ्रैक्चर।
स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ना एक लेग का शेप बना रखा है और मैंने लोअर लिम के अंदर क्या कर रखा है, हम जबरदस्ती मसल को स्टिफ कर रहे हैं और बोन को स्टिफ कर रहे हैं। करते 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 हमारा सारा प्रेशर बोन पे आ रहा है, इसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होती है, बोन क्रैक हो जाती है। ये हमारा मसल का हिस्सा है जो मैंने आगे आपको दिखाया। मसल ऊपर से सूज जाएगी और अंदर की हड्डी क्या हो जाएगी, ये दिख रहा है आपको, क्रैक हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? Am I audible? आ रहा है। ठीक है, कमिटेड फ्रैक्चर कौन सा? फ्रैक्चर हो जाए किसी के तो हाँ, बस फ्रैक्चर ध्यान रखो कौन सा फ्रैक्चर कौन सा होता है। मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, हम हमारी बॉडी के ऑर्गन पे, किसी भी ऑर्गन पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे जिस वजह से वहां की जो हड्डी होगी उस पर ज्यादा दबाव पड़ने लगेगा, वो लाल हो जाएगी ऐसे समझो, या फिर वो वीक हो जाएगी। ये होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ये होता है कि ऊपरी हिस्सा जो होगा, वो स्किन वाला हिस्सा जो होगा वो सूज जाएगा और अंदर से जो बोन होगी वो क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। कमिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाएगी, अंदर टूट जाती है। ठीक है, या तो वो पूरी तरीके से दो टुकड़ों में हो जाएगी, या फिर अंदर हड्डी जब टूटेगी तो कुछ क्या हो जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे। समझे? नेक्स्ट है आपको ऑब्लिक फ्रैक्चर। यहाँ पर भी क्या होगा, बोन के ना, बोन टूटेगी और उसके कुछ हिस्से जॉइंट के साथ अटैच रह जाएंगे। मतलब बोन, जैसे आप देखते हो कि कभी कभी आपने कुछ न्यूज़पेपर, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, देखो मेरे पास ये पेपर है, दिख रहा है ये पेपर, आई डोंट नो दिख रहा होगा। जैसे ये पेपर है, मान के चलो ये बोन है, ये अगर मैंने इतना आधा इसे फाड़ा है, ठीक है, अगर मैंने इस पेपर को आधा फाड़ दिया तो ये कौन सा हो गया मेरा, स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, कमिटेड फ्रैक्चर क्या होगा, जब ये बोन पूरी तरीके से टूट गई है। ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या हो गया, जब ये हिस्सा बोन के अंदर ही थोड़ा सा लटक गया है, मतलब बोन क्रैक होके भी स्किन के अंदर ही और थोड़ी सी हिस्से से जॉइंट है, उसे बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ये भी सेम है, बोन का पीछे का हिस्सा जुड़ा रहेगा और आगे से बिल्कुल चरमरा जाएगी। समझ गए? समझ आया? यस। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट लिख रखा है मैंने, बाकी और का ट्रीटमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे है, बोन को सपोर्ट दो पीछे से या जहां से भी वो ठीक हो सकती है। दूसरी बात, या तो सर्जरी करा लो या बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाएगी, दैट्स इट। और बाकी सभी ट्रीटमेंट्स के लिए कहाँ भागिए, हॉस्पिटल भागिए, मेडिकल स्टोर पे भागिए या मेडिकल डॉक्टर के पास भागिए, वही ठीक करेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट एड पर, जो पेज वहां पर रिपीट हुआ है वो यही वाला पेज है। ठीक है, फर्स्ट एड में हमें क्या देखना है, फर्स्ट एड क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। जूम हो जा भाई। चलिए, टॉपिक ये आखिरी बचा है हमारा, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज एन इमरजेंसी असिस्टेंट, ये इमरजेंसी असिस्टेंट है गिवन टू इल और इंजर्ड इंडिविजुअल, ये उसे दिया जाता है जो बीमार है या जो इंजर्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टेक्निक, इसमें सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी कर रहा होता है वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, उसे मिनिमम या मिनिमल इक्विपमेंट्स पता होने चाहिए विदाउट प्रीवियस मेडिकल एक्सपीरियंस, चाहे वो उसके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को चोट लग गई और तुम डायरेक्ट उसके ऊपर दवाई लगाने लग जाओ, नहीं। बेसिक एटिकेट्स यही होते हैं कि पहले आप क्या काम करो कि आप उसके जिस जगह चोट लगी उसे वॉश करवाओ, है ना, थोड़ा सा, फिर वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स या क्रीम लगवाओ, फिर उसके ऊपर क्या लगवाओ, बैंडेज लगवाओ, बैंडेज से नहीं रुक रहा है या आपके पास कोई भी साफ कपड़ा है तो उससे उसको रैप करवाओ, ये काम है, ये फर्स्ट एड के काम है। तो फर्स्ट एड का मीनिंग सिंपल क्या है वो आप लिख देना। ठीक है, अब इसका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 एम है और 3 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट एड क्यों इस्तेमाल करा जाता है, पहला, ताकि हम बचा सके, कोई भी खराब कंडीशन ना हो उससे हम ठीक कर सके, और प्रमोट कर सके रिकवरी को, ताकि हमारी रिकवरी जल्दी हो सके। सेम ऑब्जेक्टिव है, लाइफ सेव कर सके, कम से कम हमारे पास इंजरी हो और रिकवरी जल्दी हो।
ऊपर लिखे जो पॉइंट है वही सेम नीचे पॉइंट है, बस आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। बहुत कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई ऐसा भूत नहीं काटेगा जो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे लाइफ प्रिजर्व करनी है, एड ट्रेनिंग इनटू द इंस्ट्रक्ट पीपल, जो भी इंसान कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि वो कैसे चीज़ों को ठीक कर रहा है। कैरिंग आउट द सीरीज ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोसीजर, उसको प्रोसीजर पता होने ज़रूरी है। प्रिवेंट वर्सनिंग, जब कोई बिल्कुल ही चीज़ खराब हो गई है तो आप उसे कैसे ठीक कर रहे हो, उसकी कैजुअलिटी कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा, तब आप उसे ठीक कर पाओगे। प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को कैसे प्रमोट करोगे, फर्स्ट एड व्हेन गिवन टू अ पेशेंट, पेशेंट को देने से पहले, बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, आपको प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप रिकवरी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को सही से, इंजरी जो भी उसको हुई है उसको सही से उसकी मेडिसिन दे पाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, जिस एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एयर जो है वो सब तरीके से क्या होती जाए, पास आउट होती जाए सही तरीके से, और जो भी एयर का ब्लॉकेज है वो ना हो, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन तक एयर के सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो विद इन 4 मिनट्स हमारी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब हमारे दिमाग में एयर के सिग्नल पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीकू कुछ और पढ़ ले, रिवाइज कर ले, रुद्राक्ष को काम दे दे। मिनिमाइज इंजरीज, प्रिवेंटिंग हैपन, कम से कम इंजरी हो, इसीलिए हम फर्स्ट एड को रखते हैं। बैंडेज होनी चाहिए, अब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या नहीं होनी चाहिए, आप कॉमन है, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट एड फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइस पैक होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई एन आइस पैक रैप्ड इन अ वेट क्लोथ, आपको गीले कपड़े में उसे बांधना है और उसको 15 से 20 मिनट जिसको भी इंजरी हुई है उसे पकड़ाना है ताकि वो उसे ठीक कर सके। अप्लाई एन आइस पैक, ताकि आप ये काम जो आइस पैक वाला जो काम है ये तकरीबन 2 से 3 दिन करना है, अनटिल जब तक पेन नहीं जा रहा या फिर जो भी स्वेलिंग थी, जिस भी हिस्से पर आपके सूजन आई हुई थी वो वहां से नहीं हट रही। टेक पेन किलर्स, पेन किलर्स भी लीजिए और डॉक्टर की एडवाइस भी लीजिए। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा ही इंजरी है तो वो 2 से 3 दिन बाद हल्की होती है। ठीक है, अगर अब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाए तो आप जाइए, डायरेक्ट जाइए, मेडिकल एडवाइस लीजिए। डिसलोकेट ऑफ जॉइंट्स, अगर डिसलोकेशन हो गया है जॉइंट्स का तब आप क्या कर सकते हो, इफ द पेशेंट शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, अगर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इट कैन बी हार्मफुल टू अटेम्प्ट टू मूव द लिम्स विदाउट एनी एक्सपर्ट एडवाइस, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा कि हम बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ही पेशेंट के लिम्स को क्या करें, उसको मूव करने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ पर पहले डॉक्टर की एडवाइस ले, कैसे मूवमेंट होनी है कैसे नहीं होनी है, तब उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। इस पूरे टॉपिक में फर्स्ट एड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर हमने देखा है कि किसी भी तरीके की, ये अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि अगर खरोच लग जाए या नील पड़ जाए, ठीक है, या फिर हमारे चोट ज़्यादा लग जाए, चीरा लग जाए, तब हमें क्या क्या करना चाहिए, सूजन आए तो सारा पूरा का पूरा टोटल काम इन्होंने क्या लिख रखा है पॉइंटर्स के अंदर कि आइस पैक दीजिए, 15 से 20 मिनट लगाइए और ये काम आप 2 से 3 दिन तक रेगुलर कीजिए। इसके साथ आप दवाइयाँ खाइए और ये 2 से 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप किसके पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट एड का टॉपिक हो गया है ओवर। मैंने फ्रैक्चर भी बता दिया है, आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया है, फर्स्ट एड भी बता दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछिए। अगर कुछ भी ऐसे पॉइंटर्स कैसे लिखने हैं कैसे नहीं लिखने हैं, कुछ रह गया, कुछ समझने के लिए छूट गया या अब भी इस चैप्टर में दिक्कत है जैसे लास्ट हुई थी, तो मुझे बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन तो है मेरा। ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे बेटा। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, आंसर राइटिंग कैसे करनी है या फिर समझ में आ रहा है? नहीं है दिक्कत, होगी आ रहा। ठीक है, तो आप मुझे इसका टेस्ट दे सकते हो फिर। पूछ लो। हेलो,
पूछ लो जो पूछना ओरल टेस्ट में। अभी नहीं बेटा, मैं हैंड रिटन टेस्ट मांगूंगी पर बाद में मांगूंगी। तो आप मुझे बता दो कब आप टेस्ट देने में कंफर्टेबल हो। शाम वाली क्लास में ले लो, शाम वाली क्लास में ले लूँ? किस चीज़ का टेस्ट दोगे बताओ? जिसका आपको मन करे। मेरा जिसको मन करे। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल होके बताओ किस सब्जेक्ट नहीं का नहीं, दे मेरे सकते को हो। मेरे को कोई तो मैं दिक्कत नहीं है, आप जो बोलोगे उसका दे दूंगा। उसका दे दोगे? बताओ, इको का देना है या फिर इसका देना है, फिजिकल एजुकेशन का? जिसका आप बोलो। इको दे सकते हो, इको से फेमिलियर हो अभी 2 दिन से, तो इको ठीक अगर आपको ठीक लग रहा है तो इको दे दो ठीक। टेस्ट। ठीक है, कौन से चैप्टर का दोगे? आप बताओ। बेटा आप बताओ, आपको याद करना है ना, आप दोगे टेस्ट। आप जो बताओगे उसको याद करके दे दूंगा टेस्ट में तो। लास्ट कौन सा चैप्टर करा था हमने? मनी। हाँ, लास्ट बैंकिंग करा कल मैंने। अच्छा, लास्ट बैंकिंग करा है ना? हाँ, मनी। मनी याद है? याद है। बैंकिंग थोड़ा थोड़ा कर सकते हो? बता, दे दूंगा टेस्ट।